दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंग था, जो कि एक बेरोजगार इंसान होता है। और जबकि आज उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए उसकी माँ उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ पैसे देती है। लेकिन सियोंग उन पैसों के साथ साथ अपनी माँ का एटीएम कार्ड भी चुरा लेता है और बैंक से सारे पैसे निकालकर हॉर्स राइडिंग की रेस पर लगा देता है। और उस रेस में पैसे लगाने के बाद सियोन लकीली पहले अटेम्प्ट में ही 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। लेकिन वो ज्यादा खुश हो पाता उससे पहले ही वहां पर कुछ लोग आकर उसे वहां से उठा कर ले जाते हैं। और ये वो खतरनाक लोग होते हैं जिनसे सियोंग ने बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हुए थे। वो लोग सियोंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए अपने पैसों की मांग करते हैं। लेकिन जब सियोंग उन्हें उनके पैसे वापस करने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसने जीते हुए सारे पैसे गायब हो चुके थे। और तभी उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तभी वो एक लड़की से टकराया था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद उसी लड़की ने टकराते वक्त उसके सारे पैसे चुरा लिए होंगे। और तभी थोड़ी देर और ज्यादा पीटने के बाद वो लोग सियोंग को पैसे लौटाने के लिए 1 मंथ का टाइम और दे देते हैं। और फिर उसके बाद सियोंग जैसे तैसे करके कुछ पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेके जाता है। जिसके बाद जब सियोंग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और वो अपने आप से नाराज होकर उसी स्टेशन के एक बेंच पर बैठ जाता है। और जब सियोंग वहां पर बैठा हुआ था तब अचानक से वहां पर एक अनजान आदमी आ जाता है और वो सियोंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे। और वो सियोंग को ये भी बताता है कि अगर वो गेम जीत गया तो उसे 1 लाख वॉन मिल सकते हैं। और जबकि सियोंग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो उसके साथ वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उस आदमी के साथ थोड़ी देर गेम खेलने के बाद सियोंग वो गेम जीत जाता है। और वो गेम जीतने के बाद सियोंग को 1 लाख वॉन भी मिल जाते हैं। जिसके बाद सियोंग की खुशी देखने के बाद वो आदमी सियोंग के हाथ में एक कार्ड देकर उससे कहता है कि अगर तुम इससे भी ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस जगह पर जरूर आना। और फिर उसके बाद जब सियोंग अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जिसने उसे डिवोर्स दे दिया था वो अपने साथ अपनी बेटी को यूएस ले जाना चाहती थी। और जब सियोंग ये सब सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहता था। लेकिन उसे अपनी बेटी पर अपना दावा मजबूत करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे ताकि वो फ्यूचर में उसका ख्याल रख सके। जिसके बाद सियोंग बहुत ज्यादा सोचने पर उस कार्ड पर दिए हुए पते पर गेम खेलने के लिए जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। और जब सियोंग वहां पर पहुंचने के बाद वो गेम खेलने के लिए आगे जा रहा होता है तब उसे वहां पर बेहोश कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब सियोंग की आंख खुलती तो वो देखता है कि उसे 456 लोगों के साथ एक बहुत बड़े कमरे में रखा गया था। और सियोंग के साथ वहां पर जो भी सारे लोग थे वो सब प्लेयर्स थे क्योंकि उन्हें सेम यूनिफॉर्म पहनाया गया था। और उन सब प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए वहां पर एक फ्रंटमैन भी तैनात किया हुआ था। और वहां पर सिर्फ वही सारे लोग लाए गए थे जिन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। जब सियोंग वहां पर घूम रहा होता है तब उसे यूनिफॉर्म नंबर 1 पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे कैंसर था और वो वैसे भी मरने ही वाला था, इसलिए वो वहां पर गेम खेलने के लिए आ गया था। और जब सियोंग उस आदमी से बातें कर रहा होता है तब अचानक से वहां पर दो प्लेयर्स के बीच में फाइट होने लगती है जिनमें से लड़की का नाम साइबियोक होता है और आदमी का नाम जैंग था। और वो फाइट करने वाली लड़की साइबियोंग वही लड़की थी जिसने कि सियोंग के पैसे चुराए थे। और उस लड़की को देखने के बाद जब सियोंग अपने पैसे उससे वापस मांगने के लिए जाने लगता है तब अचानक से वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद वो सब गार्ड सारे प्लेयर्स को गेम के रूल समझाने लगते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर 6 गेम्स खेलनी होगी और जो ये गेम्स जीत जाएगा उसे आखिर में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद सारे प्लेयर्स के हाथों ये गेम खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें से पहला रूल ये था कि कोई भी गेम को छोड़ के बीच में नहीं जा सकता। और दूसरा रूल ये था कि गेम में हारने वालों को उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेट होने का सही मतलब ये था कि हारने वाले लोगों को मार दिया जाएगा। और ये बात सारे प्लेयर्स को पहले से क्लियरली नहीं बताई गई थी। और तीसरा और आखिरी रूल ये होता है कि अगर मेजोरिटी इस गेम को क्विट करना चाहेगी तो इस गेम को छोड़ सकती है। जिसके बाद सारे प्लेयर्स को गेमिंग फैसिलिटी में पहुंचाया जाता है। और अब वहां पर पहुंचने के बाद सियोंग को अपने बचपन का एक दोस्त मिलता है जिसका नाम सेंगवू था। सियोंग उसे वहां पर देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो तो अपने बिजनेस के सिलसिले में ही बहुत दिनों पहले आउट ऑफ कंट्री चला गया था। और अब पहला गेम खेलने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ी डॉल लाई गई थी और गेम का रूल बहुत ही सिंपल था कि जब तक वो डॉल गाना गाएगी तब तक सबको आगे बढ़ते रहना है और जब वो गाना स्टॉप होगा तब सबको रुक जाना है, यानी कि मूवमेंट स्टॉप कर देनी होगी। और गाना स्टॉप होने के बाद भी अगर कोई प्लेयर हिलता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि एलिमिनेट होने का असली मतलब वहां पर किसी को पता ही नहीं था, इसलिए गेम शुरू होने से पहले सब उस गेम को मजाक समझ रहे थे। जिसके बाद वहां पर उस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जब वो डॉल गाना गाना स्टॉप कर देती है तब एक लड़का गलती से हिल जाता है। जिसके बाद गेम के रूल्स के मुताबिक उस लड़के को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। और अब जबकि सब लोगों को एलिमिनेट होने का असली मतलब पता चल गया था, इसलिए वो सब लोग इधर उधर डर कर भागने लगते हैं। जिसके बाद जो भी सब लोग डर कर भाग रहे थे उन्हें भी वहां पर शूट कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो गेम का रूल ही था कि जो भी मूवमेंट करेगा उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग मारे जाने के बाद भी जैसे तैसे करके कुछ लोग इस गेम को कंप्लीट कर अपनी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद जब गेम खत्म होता है तो जीतने वाले प्लेयर्स को एक अलग फैसिलिटी में आराम करने के लिए ले जाया जाता है और एलिमिनेट हुए यानी कि मरने वाले लोगों को भी एक जगह पर स्टोर किया जाता है। और फिर उसके बाद हमें सभी जिंदा प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो कि सब डरे हुए थे, क्योंकि 456 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 255 प्लेयर्स ही बचे थे, यानी कि फर्स्ट गेम के बाद ही वहां पर लगभग आधे लोग खत्म हो चुके थे। और इसीलिए अब सब लोग उस गेम को वहीं पर क्विट करके अपनी जान बचाकर अपने घर पर जाना चाहते थे। जिसके बाद अब थर्ड रूल के मुताबिक अगर मेजोरिटी चाहती तो इस गेम को क्विट कर सकती थी, इसलिए वहाँ का फ्रंटमैन वहाँ पर वोटिंग अरेंज करवाता है। लेकिन वोटिंग होने से पहले उन सब लोगों को प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि पूरे 45 मिलियन वॉन थी। और अगर वो सब लोग गेम को क्विट कर देते तो सारी प्राइज मनी मरने वालों के फैमिली वालों को मिलने वाली थी। जिसके बाद वहां पर वोटिंग ली जाती है और वोटिंग का रिजल्ट ये था कि मेजोरिटी इस गेम को क्विट करना चाहती थी। जिसके बाद सब लोग इस गेम को क्विट करके अपने घर पर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जाने से पहले सभी गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अगर इस गेम को कोई फिर से खेलना चाहता है तो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। और फिर उसके तुरंत बाद सब लोगों को फिर से बेहोश करके अपने अपने घर के बाहर सेफली छोड़ दिया जाता है। और अगले दिन नींद से जागने के बाद सियोंग सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर पुलिस को इस गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। लेकिन पुलिस उसकी बात पर थोड़ा भी यकीन नहीं करती और उसे पागल समझकर वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद सियोंग पुलिस को वही कार्ड दिखाता है जो उसे उस गेम के एजेंट ने दिया था, लेकिन उस कार्ड पर लिखा हुआ नंबर रॉन्ग होने की वजह से सियोंग को वहां से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जिसके बाद जब सियोंग अपने घर पर आता है तो उसे वहां पर अपनी माँ नजर नहीं आती, इसलिए वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। जिसके बाद जब सियोंग अपने घर से बाहर आता है तो उसे वहां पर अपना वही बचपन का दोस्त मिलता है। वो सियोंग से कहता है कि भले ही मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा यानी कि 6 बिलियन वॉन्स का कर्जा है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट से लिए हुए सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे जो कि अब डूब चुके हैं। और तभी सियोंग को कॉल आता है कि उसकी माँ को बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। जिसके बाद जब सियोंग हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि डायबिटीज की वजह से तुम्हारे माँ का एक पैर काटना पड़ सकता है और इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी माँ तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। और डॉक्टर ने बताई हुई ये सब बातें सुनने के बाद सियोंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके पास तो अब थोड़ा भी पैसा नहीं था और उसके माँ ने बचे हुए इंश्योरेंस के पैसे भी उसने अब उड़ा दिए थे। जिसके बाद सियोंग पैसे मांगने के लिए अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद सियोंग की वाइफ का दूसरा हस्बैंड वहां पर आकर सियोंग को घर से बाहर ले जाकर उसे बहुत सारे पैसे देता है और पैसे देते हुए वो सियोंग से ये कहता है कि तुम हमारी फैमिली से हमेशा के लिए दूर रहो। और ये सब सुनने के बाद सियोंग उसे गुस्से से मारने लगता है, जो कि उसकी बेटी भी देख रही थी। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सियोंग का और एक दोस्त दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से पैसे मांग रहा था। लेकिन जब उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है तो उन दोनों के बीच एक फाइट हो जाती है और इसी फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आकर कट जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सियोंग का वो दोस्त वहां से पैसे उठाकर भाग जाता है। और घर पर आने के बाद वो अपनी वाइफ के हाथ में पैसे देकर उससे कहता है कि तुम्हें अगली फ्लाइट जो भी मिलेगी उसमें बैठकर तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, जो कि एक ट्रैवल एजेंट के पास आई हुई थी। वो लड़की अपनी बीमार माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लाना चाहती थी, क्योंकि वैसा उसने अपने छोटे भाई को प्रॉमिस किया था। जिसके बाद वहां से सीन चेंज होता है और हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के घर पर कुछ छानबीन करने के लिए आया था, क्योंकि उसका भाई बहुत दिनों से मिसिंग था। और वहां पर छानबीन करते समय उस पुलिस ऑफिसर को वही कार्ड मिलता है जो कि उसने सियोंग के हाथ में देखा था।
जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सियोंग के पास जाता है और उसे उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे उस बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद सियोंग जब अपने घर पर जाता है तो उसे वहां पर वही कार्ड मिलता है, जिसे देखने के बाद वो तय करता है कि वो इस गेम को फिर एक बार खेलेगा, क्योंकि उसे अपने माँ के ऑपरेशन के पैसे लाने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वो सब लोग दिखाए जाते हैं जो कि किसी ना किसी रीजन की वजह से इस गेम को फिर से खेलना चाहते थे। और जब उन लोगों को वो गेम खेलने के लिए शिप से एक आइलैंड पर ले जाया जा रहा था, तभी वो पुलिस ऑफिसर जिसका भाई कई दिनों से मिल नहीं रहा था, वो भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहनकर उन लोगों में शामिल हो जाता है, और इस तरह से वो पुलिस ऑफिसर भी सारे प्लेयर्स के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। जिसके बाद सारे प्लेयर्स को एक गेमिंग फैसिलिटी में लाया जाता है और उन प्लेयर्स को थोड़ा भी पता नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा। तभी हमें साइब्यूक अपने फीमेल फ्रेंड के साथ दिखाई जाती है, जो कि वहां पर कुछ छानबीन करते हुए ये पता लगा रही थी कि अगला गेम कौन सा होगा। जिसके बाद छानबीन करते समय साइब्यूक किचन में गार्ड्स को कुछ चीजें बनाते हुए देख लेती है, लेकिन तभी गार्ड्स को शक हो जाता है कि कोई उन्हें झांक कर देख रहा है, इसलिए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से साइब्यूक उन पर नजर रख रही थी। लेकिन साइब्यूक सही वक्त पर वो गार्ड्स आने से पहले वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वहां से अपने कंपार्टमेंट में वापस आने के बाद साइब्यूक अपने दोस्त को सारी बातें बता देती है। लेकिन जब साइब्यूक अपने फीमेल फ्रेंड को सारी बातें बता रही होती तभी सैंगवू उनकी बातें सुन लेता है, लेकिन अभी भी उन लोगों को अगले गेम के बारे में पूरी आइडिया नहीं मिली थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सारे प्लेयर्स को अगला गेम खेलने के लिए गेमिंग फैसिलिटी में लाया जाता है। जिसके बाद रूल्स बताते हुए गार्ड्स उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दिए गए 4 शेप्स में से किसी एक शेप को चूज करना होगा। जिसके बाद उन्हें एक बर्तन दिया जाता है जिसमें वो शेप बना हुआ था जो कि उन्होंने चूज किया था, और गेम का रूल ये था कि उन्होंने बनाए हुए शेप को उन्हें थोड़ा भी हिलाए बगैर बाहर निकालना था। लेकिन शेप को बाहर निकालते समय थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो उस प्लेयर को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाना था। जिसके बाद सारे प्लेयर्स एक एक करके इस गेम को स्टार्ट करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग इस गेम को आसानी से पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन वहां पर सियोंग ने चूज किया हुआ शेप बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, इसलिए उसे बाहर निकालना सियोंग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन का काम बनता जा रहा था। सियोंग उस शेप को बाहर निकालते समय बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके उस शेप को परफेक्टली बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जो लोग इस गेम में हार गए थे उन लोगों को वहीं पर शूट करके मार दिया जाता है। और तभी इस गेम के खत्म होने के बाद 187 प्लेयर्स में से सिर्फ 108 प्लेयर्स ही बच जाते हैं। और जब उन लोगों को खाना दिया जा रहा था तभी जैंग की एक प्लेयर से फाइट हो जाती है, और फाइट के दौरान वो उस प्लेयर को इतना ज्यादा मारता है कि उस प्लेयर की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि उन प्लेयर्स में से ही एक था। वो डॉक्टर कुछ गार्ड्स के साथ डेड प्लेयर्स के बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहा था, और वो गार्ड्स इन ऑर्गन्स को इसलिए बाहर निकाल रहे थे क्योंकि वो उन्हें बेचना चाहते थे, और वो लोग ये सब काम फ्रंटमैन से छुप कर रहे थे। और ये बात फ्रंटमैन को पता ना चले इसलिए उन लोगों ने कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी रखा था जो उनकी सारी फुटेजेस डिलीट कर देता था, और वो गार्ड्स डॉक्टर से ये काम करवाने के बदले में उसे अगले गेम की इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर हर गेम में सर्वाइव कर वापस आ जाता था। और फिर तभी एक गार्ड आकर डॉक्टर से कहता है कि हमने आज लोगों को जानबूझकर कम खाना दिया है ताकि वो एक दूसरे का खाना छीनने के लिए एक दूसरे को मारने लगे, और इससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स अगले गेम से पहले ही मारे जाएंगे। और तभी वो डॉक्टर को अगले गेम के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। और तभी हमें प्लेयर्स का कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ की लाइट सब 30 मिनट के बाद बंद होने वाली थी। जिसके बाद अगला गेम स्टार्ट होना था, इसलिए सब लोग वहां पर अगले गेम की राह देखते हुए बैठे हुए थे। लेकिन तभी वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है जो कि जैंग की टीम में था। वो जैंग को अगले गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। जिसके बाद जब लाइट्स ऑफ होती है तो उसका फायदा उठाकर कंपटीशन कम करने के लिए जैंग की टीम के सारे प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को मारने लगते हैं। और तभी जैंग साइब्यूक को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही वक्त पर सियोंग वहां आकर साइब्यूक की जान बचा लेता है। जिसके तुरंत बाद गार्ड्स वहां पर आकर उनकी फाइट्स रोक लेते हैं, और इस फाइट के बाद अब उस गेम में सिर्फ 80 प्लेयर्स बचे हुए थे। जिसके बाद उन लोगों को थर्ड गेम खेलने के लिए एक हॉल में ले जाया जाता है, और वहां पर उन्हें 10-10 की टीम बनाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। और अब जबकि जैंग को अगले गेम के बारे में पता था, इसलिए वो साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपने ग्रुप से निकाल देता है, क्योंकि वो अपनी टीम में सिर्फ ऐसे प्लेयर्स चाहता था जिनके पास ताकत हो। और उस ग्रुप से बाहर निकलने के बाद वो लड़की सियोंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद उन्हें अगले गेम के बारे में बताया जाता है जो कि टग ऑफ वार्स का गेम था, यानी कि 2 टीम्स को मिलकर एक दूसरे की रस्सी खींचनी थी, और जो टीम हार जाती थी उसे एलिमिनेट कर दिया जाना। और जबकि जैंग की टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो अपना गेम जीत जाती है।
जिसके बाद अब गेम खेलने की अगली बारी सियोंग की टीम की थी। सियोंग की टीम में जो बूढ़ा आदमी था उसे ये गेम खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए सियोंग की टीम भी आसानी से ये गेम जीत जाती है। और इस गेम के खत्म होने के बाद उन लोगों को फिर से उनके कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है और उन लोगों को वहां पर छोड़ने के बाद वहां की लाइट्स फिर से 10 मिनट के लिए बंद होनी थी। जिसके बाद हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि टेंशन में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके टीम के लोग उसे कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग उससे बहुत ज्यादा चालाक थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गार्ड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ गार्ड्स को वो ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए उस आइलैंड से चुपके से बाहर जाना था और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 को जाना था। और तब ये बात रिवील होती है कि गार्ड नंबर 28 कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर था जो कि अपने भाई को ढूंढते ढूंढते इस आइलैंड पर चुपके से आ गया था। जिसके बाद उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 के पास दिया जाता है और उन लोगों को वो डिलीवर करने के लिए एक टनल से होते हुए जाना था। जिसके बाद वो दोनों उस टनल से होते हुए उस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड नंबर 28 यानी कि वो पुलिस ऑफिसर दूसरे गार्ड से कहता है कि यहाँ पर तो जगह जगह पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, इसकी वजह क्या है। जिसके बाद गार्ड नंबर 29 उसे बताता है कि हमारे इस जगह से बाहर निकलने के बाद इस जगह को ब्लास्ट कर देना है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के बार बार सवाल पूछे जाने की वजह से उस गार्ड को उस पर शक हो जाता है और वो गार्ड नीचे उतरकर उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे अपना फेस तो दिखा देता है, लेकिन उस पर अपनी गन भी पॉइंट कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस गार्ड को अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें कंट्रोल रूम में मिल सकती है और मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मारो। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे वहीं पर शूट कर आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि गार्ड से अगले गेम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा था, लेकिन इस बार अगला गेम क्या है इस बारे में गार्ड्स को भी बिल्कुल आइडिया नहीं थी। जिसके बाद डॉक्टर को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो उनमें से एक गार्ड से फाइट करने लगता है और फाइट के दौरान वो डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है और मारने के बाद वो चुपके से दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर एक गार्ड भी उसे मारने के लिए आ गया था, लेकिन जबकि अब इन गार्ड्स के बारे में फ्रंटमैन को भी पता चल गया था, इसलिए वो वहां पर आकर उस गार्ड को शूट कर देता है और उसी वक्त वो उस डॉक्टर को भी शूट करके मार देता है। जिसके बाद उन्हें उस गार्ड की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने शूट करके मार दिया था। और तभी फ्रंटमैन को शक होने लगता है कि अब उनके बीच कोई बाहर का आदमी घुस गया है जो कि उन पर नजर रख रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो गार्ड के बेस में फ्रंटमैन के ऑफिस में कुछ छानबीन करने के लिए आ गया था। जब वो उस ऑफिस के एक कमरे में जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारी फाइल्स मिलती है जिसमें सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे और तभी उसे इस गेम के अब तक के सारे विनर्स की लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो कि अब अगला गेम खेलने के लिए रेडी थे और तभी वहां पर गार्ड्स आकर उन्हें कहते हैं कि अगले गेम के लिए तुम्हें अपना अपना एक पार्टनर चूज करना होगा। जिसके बाद सब लोग अपना अपना पार्टनर चूज कर अगले गेम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ गेम में सभी प्लेयर्स को छोटे छोटे मार्बल्स दिए जाते हैं और गेम का रूल ये था कि जो प्लेयर अपने पार्टनर से जोर जबरदस्ती किए बिना सारे मार्बल्स जीत जाता है उसे विनर ठहराया जाना था और अगर कोई प्लेयर अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स हार जाता है तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाना था, यानी कि मार दिया जाना था। जिसके बाद जब गेम स्टार्ट होता है तो हमें सियोंग के दोनों दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से सेंगू लगभग अपने सारे मार्बल्स अपने अपोनेंट से हार गया था, लेकिन जबकि सेंगू बहुत ज्यादा चालाक था इसलिए वो अपने अपोनेंट को अपने बातों में उलझाकर उसके सारे मार्बल्स चुरा लेता है। जिसके बाद गेम खत्म होने के बाद जब उसका पार्टनर अपने मार्बल चेक करने जाता है तो वहां पर उसे पत्थर मिलते हैं, जिसका मतलब ये था कि सेंगू ने उसके सारे मार्बल्स भी चुरा लिए थे। और तभी हमें सियोंग दिखाया जाता है जिसका पार्टनर वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से गेम खेलने की बजाय इधर उधर घूम रहा था, पर सियोंग जैसे तैसे करके उसे गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद जब उन दोनों के बीच गेम स्टार्ट होता है तो वो बूढ़ा आदमी सियोंग के लगभग सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और इसका फायदा उठाकर सियोंग उसके सारे मार्बल्स चुरा लेता है। पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग से भी बहुत गुना ज्यादा चालाक था, क्योंकि उसने गेम स्टार्ट करने से पहले एक मार्बल पहले से ही अपने पास छुपा कर रखा था। जिसके बाद वो सियोंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और तभी सियोंग उससे माफी मांगता है और उसे एक और गेम खेलने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी को सियोंग पर तरस आ जाता है और वो अपने सारे मार्बल्स सियोंग को वापस कर देता है।
और तभी सीन चेंज होता है और हमें सैबियुक और उसकी फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है और उनका रूल ये था कि जो भी उस दीवार के सबसे नजदीक मार्बल्स फेंकेगा वो जीत जाएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सैबियुक की फ्रेंड अपने सारे मार्बल्स पहले से ही नीचे गिरा देती है, जिस पर सैबियुक उसे गुस्से से कहती कि तुम ये गेम जानबूझकर क्यों हारना चाहती हो। और तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपने छोटे भाई को और अपनी माँ को संभालना है, इसलिए मुझसे ज्यादा एक गेम जीतने की जरूरत तुम्हें है। जिसके बाद वो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है और सभी गार्ड्स हारे हुए प्लेयर्स को शूट करके वहीं पर मार देते हैं और बाकी बचे प्लेयर्स को फिर से अपने कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंटमैन को गार्ड नंबर 29 के बॉडी के पास उस पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। जिसके बाद वो फ्रंटमैन समझ जाता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए कुछ एक्शन ले पाता उससे पहले ही उसे खबर मिलती है कि अगला गेम देखने के लिए वीआईपी गेस्ट इस आइलैंड पर आ चुके हैं, इसलिए वो उसी वक्त उनका वेलकम करने के लिए वहां पर चला जाता है। और उन वीआईपी गेस्ट में से एक आदमी उन सबका बॉस था, जो कौन था हम आगे जाकर देखेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें अब अगला गेम खेलने के लिए एक हॉल में लाया गया था। और इस गेम में सारे प्लेयर्स के सामने बहुत सारे डमीज रखे गए थे जिन पर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ था। जिसके बाद गार्ड सारे प्लेयर्स को अपना अपना नंबर चूज करने का ऑर्डर देते हैं और सारे प्लेयर्स के नंबर चूज करने के बाद आखिर में सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16 ही बचता है। और जब सियोंग वहां पर नंबर चूज करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे नंबर 1 दिया जाता है, लेकिन सियोंग नंबर 1 लेना नहीं चाहता था क्योंकि नंबर 1 को ही ये गेम सबसे पहले खेलना पड़ सकता था। जिसके बाद लकीली वहां पर एक प्लेयर आकर सियोंग से कहता है कि मैं मेरी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पर नहीं आया हूँ, इसलिए ये नंबर मैं लेना चाहता हूँ। जिसके बाद सियोंग उसे नंबर 1 देकर खुद नंबर 16 ले लेता है और फिर उसके बाद उन सब लोगों को अगला गेम खेलने के लिए एक फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां पर अगले गेम के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज तैयार किया गया था। और इस गेम का रूल ये था कि जो भी प्लेयर्स दिए गए टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन उस ब्रिज पर चलने के लिए वहां पर दो तरह के ग्लासेस लगाए गए थे, जिनमें से एक ग्लास नॉर्मल ग्लास था जिस पर थोड़ा भी पैर रखने पर वो टूट सकता था, और दूसरा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास था जो कि मजबूत होने की वजह से उस पर कोई भी चल सकता था। जिसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे प्लेयर्स उस गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि सारे सर्वाइविंग प्लेयर्स उस ब्रिज के बीचों बीच आ जाते हैं। लेकिन तभी जैंग उनके सामने ही खड़ा हो जाता है और उन लोगों को आगे भी नहीं जाने देता। पर सही वक्त पर वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसे जैंग ने अपने टीम से धोखा देकर बाहर निकाल दिया था। और वो लड़की जैंग से कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद वो लड़की आगे बढ़कर जैंग को पकड़कर उस ब्रिज से नीचे कूद जाती है और वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं, यानी कि एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब जबकि जैंग बाकी प्लेयर्स के रास्ते से हट गया था, इसलिए वो लोग धीरे धीरे पाव रखकर आगे बढ़ने लगते हैं। और जब सारे बचे हुए प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे तभी उनमें से एक प्लेयर जो कि पहले ग्लास फैक्ट्री में काम करता था, वो नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास के बीच का डिफरेंस जानता था, इसलिए वो सबको गाइड कर आगे ले जा रहा था। लेकिन तभी ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है, इसलिए वो सारे लाइट्स ऑफ करवा देता है। जिसके बाद अब उन प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ग्लास पार करना था, लेकिन लाइट्स ऑफ होने की वजह से उस ग्लास को पार करना सबको मुश्किल हो रहा था। और तभी सेंग वो उस आदमी को धक्का देकर उस ग्लास से नीचे गिरा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये नॉर्मल ग्लास था। जिसके बाद सियोंग, सैबियुक और सेंग वो ही सिर्फ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इस गेम को पार कर चुके थे। और तभी इस गेम को पार करने के बाद वहाँ के सारे ग्लासेस का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसका मास्क पहन लिया था। लेकिन तभी एक वीआईपी गेस्ट को उस पर शक हो जाता है और वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैं मास्क जरूर उतारूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस वीआईपी गेस्ट को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए वो फ्रंटमैन देख लेता है और अपने गार्ड्स को लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो फ्रंटमैन भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को फोन कर वहां पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ज्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही वो फ्रंटमैन उसे वहां पर आकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उस फ्रंटमैन को शूट कर देता है। जिसके बाद जब वो फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तब उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई था। और तभी मरते मरते वो फ्रंटमैन भी उस पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर नीचे गिरा देता है और इस तरह से वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं।
जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सईब्यूक दिखाई जाती है जो कि ग्लास की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की जरूरत थी। और जब रात को वो सब बचे हुए प्लेयर्स डिनर कर रहे होते हैं तभी सियोंग उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और जल्द ही हम यहाँ से बाहर निकल कर सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन तभी सईब्यूक उसे बताती कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे भाई का ख्याल जरूर रखना जो कि अब ऑर्फनेज में है। लेकिन सियोंग के वहां से जाने के बाद सेंगवू वहां पर तुरंत आकर सईब्यूक को मार देता है। जिसके बाद अगला और आखिरी गेम खेलने के लिए वहां पर सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हुए थे जो कि सियोंग और सेंगवू थे। इस आखिरी गेम का नाम स्क्विड गेम होता है जिसका रूल सिंपल था यानी कि मारो या फिर मर जाओ। जिसके बाद सियोंग और सेंगवू के बीच जोरदार फाइट होती है। जिसके बाद सियोंग इस फाइट को बीच में ही रोककर सारे गार्ड से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इस गेम को अब खेलना नहीं चाहता। लेकिन जब वो सेंगवू को अपने साथ वहां से लेकर जाने के लिए उसके पास जाता है तो सेंगवू अपने आप को ही मार देता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि ये गेम अब सियोंग जीत चुका था। जिसके बाद वहां पर अचानक से वो फ्रंटमैन आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था। वो सियोंग को ये गेम जीतने के लिए बधाई देता है और उसे कहता है कि तुम ये गेम जीतोगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। जिसके बाद सियोंग को फिर से बेहोश करके अपने घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके साथ एक एटीएम कार्ड भी रखा गया था, यानी कि इनाम के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। लेकिन जब सियोंग अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की अब तक डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें सियोंग अब बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगा था और उसने उन पैसों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। और फिर एक दिन एक औरत सियोंग के पास आकर उसे उसी तरह का एक कार्ड देती है। जिसके बाद सियोंग उस कार्ड पर दिए हुए पते पर फिर से जाता है और जब सियोंग वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वो बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था जो कि अभी तक जिंदा था। और वो बूढ़ा आदमी वही बूढ़ा आदमी था जो कि सियोंग का पार्टनर था। और वहां पर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि ये सारा गेम मैंने ही अरेंज किया था क्योंकि मैं अपने बुढ़ापे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखना चाहता था, यानी कि लोगों को मरते हुए देखना चाहता था। और उस गेम का बॉस और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी ही था। और वो सियोंग से कहता है कि तुम मुझे बुरा मत समझो क्योंकि मैंने किसी को ये गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था। जिन लोगों ने ये गेम खेला था वो उन्होंने अपने वो मर्जी से खेला था। और ऐसा कहते ही उस बूढ़े आदमी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर वहां से निकलने के बाद सियोंग ऑर्फेनेज में जाकर साइब्यूक के भाई को वहां से लेकर आता है और उसे बहुत सारे पैसों के साथ सेंगू की मदर के साथ छोड़कर जाता है। जिसके बाद जब सियोंग वहां से जा रहा था तभी उसे वही आदमी दिखता है जिसने इस गेम के बारे में सियोंग को बताया था। लेकिन जब तक सियोंग उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो आदमी ट्रेन में बैठकर वहां से भाग जाता है। और जब सियोंग उस कार्ड पर फिर से फोन कर उन लोगों से इस बारे में पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते तो इस ट्रेन में चढ़ जाओ। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।